नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, राहुल गांधी के बिहार चुनाव में उतरते ही मोदी का रोना धोना शुरू हो गया है। आप जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो भी आज बिहार में थे और छठ पूजा और दिवाली के बाद पहली बार पहुंचे थे बिहार और उनका रोना धोना फिर शुरू हो गया। कल राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को छठ पूजा का नाटक करने के नाम पर घेरा था। इसके अलावा संविधान खत्म करने की सोच, देश के संसाधन अंबानी और अडानी को सौंपना और डोनाल्ड ट्रंप के आगे डर कर भारत का नुकसान कराना, ऐसे तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को घेरा था। आज भी नालंदा और शेखपुरा की अपनी जनसभाओं में राहुल गांधी ने मोदी को इन्हीं सारे मुद्दों पर जमकर घेरा है, जिससे बीजेपी इतनी घबरा गई है कि सीधे चुनाव आयोग के पास शिकायत लेकर पहुंच गई। भारतीय जनता पार्टी सीधे शिकायती पत्र लेकर चुनाव आयोग के पास आज पहुंच गई, राहुल गांधी की शिकायत लेकर। बीजेपी ने चुनाव आयोग को लिखा है कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक और व्यक्तिगत टिप्पणी की है, जो आदर्श आचार संहिता और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का उल्लंघन है। भाजपा ने चुनाव आयोग से अनुरोध किया है, डिमांड किया है कि चुनाव आयोग उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करे और बिना शर्त सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का निर्देश दे। और इतना ही नहीं, लोकतांत्रिक और चुनावी मर्यादा की पवित्रता बनाए रखने के लिए राहुल गांधी को एक निश्चित अवधि के लिए चुनाव प्रचार करने से रोका जाए, यह भी डिमांड की गई है भाजपा की तरफ से। यानी भारतीय जनता पार्टी अब राहुल गांधी से इतना डर चुकी है कि उन्हें चुनाव प्रचार करने से रोकना चाहती है। यह चिट्ठी है, यह चिट्ठी देखिए, इस पे पावती यानी वहां पर रिसीट रिसीव किया उसका भी मोहर लगा हुआ सब कुछ है। चुनाव आयोग ने फटाफट सब कुछ कर दिया है, करेगा ही। चुनाव आयोग क्या है आप जानते हैं। तो यानी यह साफ दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी से भारतीय जनता पार्टी कितनी डर गई है कि वो चुनाव प्रचार करने से राहुल गांधी को रोकना चाहती है। अब यह तो नहीं पता कि चुनाव आयोग बीजेपी की शिकायत पर क्या एक्शन लेता है, लेकिन इस वक्त एक ही बात याद आती है कि शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। अगर आपका घर शीशे का हो तो दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंकना चाहिए, यह बात कही जाती है। लेकिन नरेंद्र मोदी जब धर्म के नाम पर, सेना के नाम पर वोट मांगते हैं, जब वो अपने प्रधानमंत्री होने का फायदा उठाकर बिहार ही नहीं बल्कि जहां जहां चुनाव होते हैं वहां घोषणाएं करते हैं, पैसे बांटते हैं, जब नेहरू और गांधी परिवार या लालू प्रसाद परिवार पर निजी हमले करते हैं, तब क्या आचार संहिता नहीं टूटती? खैर, बीजेपी राहुल गांधी के दबाव में आ रही है, यह साफ दिख रहा है। आज खुद नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विशेषाधिकार प्राप्त पृष्ठभूमि के लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि ये गरीब पिछड़े परिवार का चाय बेचने वाला अब देश के सर्वोच्च पद पर काबिज है। नरेंद्र मोदी ने तेजस्वी और राहुल गांधी पर यह तंज कसा है आज अपने भाषण में। मुजफ्फरपुर में थे आज नरेंद्र मोदी, कल राहुल गांधी मुजफ्फरपुर में थे, आज राहुल गांधी पहुंच गए पीछे पीछे, राहुल गांधी के पीछे पीछे नरेंद्र मोदी पहुंच गए। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी 2014 से अपने चाय वाले होने का बयान जो है वो देते रहे हैं और चाय वाला होने का जो वक्तव्य उनका है उसको वो भुनाते आए हैं। हालांकि 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले वो 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बन चुके थे और अभी तीसरी बार प्रधानमंत्री की कुर्सी पर भी वो बैठ चुके हैं। मोदी ने कब, कहां और किसे चाय बेची इसका कुछ भी अता पता नहीं है, लेकिन जब भी मुद्दे की बात उठती है और कहीं वो फंसे हुए नजर आते हैं, कहीं हाँफते हुए, कहीं कांपते हुए नजर आते हैं, तो नरेंद्र मोदी चाय वाला बन जाते हैं और गरीब होने का रोना रोने बैठ जाते हैं। वैसे राहुल गांधी ने मोदी को रोने के कुछ और कारण भी आज दे दिए हैं। आज राहुल गांधी ने अपनी दादी इंदिरा गांधी की हिम्मत का उदाहरण देकर मोदी को ललकारा है। आइए जरा सुनते हैं अब इसके बाद राहुल गांधी जो आज कह रहे थे, इसके बाद नरेंद्र मोदी, अमित शाह और पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी का कुनबा वो क्या कुछ कैसी स्ट्रेटेजी बनाता है वो आगे देखेंगे। लेकिन पहले सुनिए राहुल गांधी ने आज कहा क्या। 1971 के युद्ध में आप याद रखिए, जो यहां पे बुजुर्ग लोग हैं, 1971 में बांग्लादेश लड़ाई में अमेरिका ने अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा, 7th फ्लीट थी उनकी, उन्होंने अपनी नेवी भेजी हिंदुस्तान को धमकाने के लिए, डराने के लिए। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा
आपकी नेवी से हम नहीं डरते। आपको जो करना है करो, हमें जो करना है हम करेंगे। ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं। वो महिला थी, इंदिरा गांधी जी महिला थी, मगर इस मर्द से ज्यादा दम उस महिला में थी। नरेंद्र मोदी जी डरपोक हैं। मैं आपको बता रहा हूं, ना उनका विजन है, ना वो अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने खड़े हो सकते हैं। यह सच्चाई है। और मैं चैलेंज देता हूं कि नरेंद्र मोदी में अगर दम है तो बिहार में मीटिंग कर रहे हैं, किसी भी मीटिंग में कह दें कि अमेरिका का राष्ट्रपति झूठ बोल रहा है, मैं इसके सामने नहीं झुका, मैंने ऑपरेशन सिंदूर नहीं रुकवाया। मैं चैलेंज करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के युवाओं को यह कह दे, नहीं कर सकते। तो सुन लिया आपने यहां एक और चैलेंज राहुल गांधी का सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को, और साफ साफ यहां पर नरेंद्र मोदी के लिए यह बहुत बड़ी बात यहां कहते हुए आज राहुल गांधी, और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के रील वाले बयान पर भी युवाओं से कहा है कि सच्चाई यह है कि आपके रील का पैसा अंबानी की जेब में जाता है। आइए जरा यह भी सुन लीजिए। यहां आपने सुना होगा, नरेंद्र मोदी आए और कहते हैं, युवाओं से कहते हैं, युवाओं, बीजेपी ने टेलीफोन का डेटा इतने कम कीमत का कर दिया है कि कोई भी युवा इंस्टाग्राम, फेसबुक, रील बना सकता है। मैं बिहार के युवाओं से पूछता हूं, आपके प्रधानमंत्री ने आपसे कहा कि रील से, इंस्टाग्राम देखने से, फेसबुक पे आने से आपका फायदा होता है। क्या यह सच है? क्या फेसबुक पे रील देखने से आपके जेब में पैसा आता है? क्या इंस्टाग्राम को देखने से आपके जेब में पैसा आता है? जब आप इंस्टाग्राम देखते हो, फेसबुक देखते हो, किसके जेब में पैसा जाता है? जियो, अंबानी के जेब में पैसा जाता है। नरेंद्र मोदी ने आपको यह नहीं बताया कि हिंदुस्तान का स्पेक्ट्रम नरेंद्र मोदी ने अंबानी जी के हवाले किया। नरेंद्र मोदी यह नहीं बताते कि पूरी की पूरी मदद नरेंद्र मोदी जी ने अंबानी और अदानी जैसे लोगों की है। आप देखिए, सड़क देखिए, सीमेंट देखिए, डिफेंस देखिए, सोलर पावर देखिए, विंड पावर देखिए, एयरपोर्ट्स देखिए, रेलवे स्टेशन देखिए, सारे के सारे इन्होंने अदानी और अंबानी के हवाले कर दिए हैं। पहले आपको रोजगार मिलता था पब्लिक सेक्टर में, सरकारी कंपनियां होती थी, सारी की सारी बंद कर दी हैं, बेच दी हैं प्राइवेट लोगों को। आज बिहार का युवा रोजगार नहीं पा सकता है, जॉब नहीं पा सकता है, मगर पूरे देश में मजदूरी कर सकता है। क्या ऐसा भविष्य आप चाहते हैं कि बिहार हिंदुस्तान का लेबर क्लास बने? आप यह चाहते हो अपने लिए कि आप पूरे देश में जाओ, हर प्रदेश में जाओ और मजदूरी करो? ऐसा बिहार चाहते हो? नहीं, ये हमें नहीं चाहिए। हमें वो पुराना नालंदा वाला, शिक्षा के सेंटर वाला बिहार चाहिए, जहां पूरी दुनिया से लोग यहां आते थे, इन सड़कों पे चलते थे शिक्षा के लिए। वो बिहार हमें चाहिए। तो सुन लिया आपने यहां पर साफ साफ राहुल गांधी युवाओं को झकझोरते हुए, युवाओं को बताते हुए कि नरेंद्र मोदी ने आपके लिए क्या सोचा और हम क्या चाहते हैं करना आपके लिए। यह बात यहां चुनावी मंच से राहुल गांधी कहते हुए, राहुल गांधी के साथ साथ आज तेजस्वी यादव ने भी नीतीश और बीजेपी की सरकार पर जमकर हमला बोला और घपले करने के आरोप लगाए, बल्कि घोटालों की लिस्ट भी आज तेजस्वी यादव ने इसी चुनावी मंच से गिनाकर रख दी। सुनिए जरा।
ये सृजन घोटाले वाले, ये बालिका गृह कांड वाले, जो सीएजी के रिपोर्ट में 70,000 करोड़ से भी ज्यादा घोटाला का जो हुआ है, जो हिसाब किताब नहीं है, बिहार की जनता इन लोगों को सबक सिखाएगी। आज ब्लॉक चले जाइए, थाने चले जाइए, बिना घूस दिए हुए कोई काम नहीं होता। अफसरशाही इतनी हावी हो चुकी है कि जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं हो रहा, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। मंत्री तो मंत्री रह गया, बेचारा कुछ नहीं कर पाता अपने विभाग में, विभाग जो है सचिव चलाने का काम कर रहा है। ये अफसरशाही जो हावी हुई है, इस बार बिहार की जनता जरूर जो है बदलाव करने का काम करेगी। तो सुन रहे थे आप यहाँ पर ये बाइट 2 दिन पुरानी बाइट है और ये जिस दिन मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ है उस दिन की बाइट है। आज वाली बाइट भी, आज का इनका भाषण का अंश भी आप तक हम लेके आएंगे। महागठबंधन की ये आक्रामक शैली इस बार दोस्तों बीजेपी के सारे दांव पेचों पर भारी पड़ रही है। हालांकि बीजेपी के दांव पेच का पहला शिकार नीतीश कुमार ही बनेंगे, यह बात आज अखिलेश यादव ने कही है और दावा किया है कि तेजस्वी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। आइए जरा सुनिए अखिलेश यादव को। अभी तक नीतीश कुमार की सरकार चल रही थी और अब इसके परिवर्तन का समय आ गया है। तो आपको नहीं लगता है कि वो दूल्हा ऐसे वो माला किसी को पहना दे रहे हैं? तो माला जो पहनाने का है दूल्हे को पहनाई जाती है, और रिमोट नहीं। ये रिमोट की बात ही नहीं है। 100% आप भी जानते हो, ये जितने चैनल है जागरूक लोग सब जानते हैं कि नीतीश जी को केवल चुनावी मुख्यमंत्री बनाया हुआ है, चुनावी चेहरा है वो। चुनाव के बाद वो चेहरा नहीं होंगे, बैठाया जाएगा बनाम नीतीश कुमार। कितना नंबर देंगे? मैं कह रहा हूँ तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हम सब लोग उनके समर्थन में हैं, और न केवल समर्थन है, सरकार चलाने में जो कुछ हम लोग सहयोग कर सकते हैं उनको रास्ता दिखाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए हम लोग तैयार। तो सुन रहे थे आप, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और हम सब लोग उनके समर्थन में हैं। न सिर्फ समर्थन में बल्कि सरकार चलाने में भी हम उनकी मदद करेंगे। ये बात यहां अखिलेश यादव कहते हुए, और पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और इस बार उन्होंने नरेंद्र मोदी के रथ को, जो 300 पार 400 पार का नारा था, उसको रोकने में इनकी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी और इनका साथ देते हुए कांग्रेस पार्टी, दोनों ने उत्तर प्रदेश में जो दम दिखाया था उसको आप लोगों ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छी तरह से देखा था। भली भांति आप लोग जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था। उस समय संविधान के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा था और उस चुनाव को लड़ने में सबसे आगे लेकर गए थे राहुल गांधी। और इस चुनाव में भी यानी बिहार के चुनाव में भी संविधान को बार बार दिखाते हैं राहुल गांधी। संविधान के मुद्दे को लेकर तो आते ही हैं, सामाजिक न्याय के मुद्दे को भी लेकर आते हैं, युवाओं को झकझोरते हैं और सीधे सीधे नरेंद्र मोदी को परेशान कर रहे हैं। कल आपने देखा कि छठ पूजा के लिए जो तैयारियां नरेंद्र मोदी करवा रहे थे, अपने लिए अलग से एक तालाब बनवाकर उसमें पीने के पानी को डलवाकर, ये सारी बातें ऑलरेडी मीडिया के जरिए आ चुकी थी। उसको जिस प्रकार मुद्दा बनाया राहुल गांधी ने, उसी मुद्दे को उस पर अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश में आज कहीं ना कहीं लड़खड़ाते हुए नजर आए नरेंद्र मोदी। और जब यहां से भी काम नहीं बना, सोशल मीडिया पर तो राहुल गांधी को काफी ज्यादा ट्रोल करने की कोशिश हो ही रही है, लेकिन दूसरी तरफ यहां से भी काम नहीं बना तो फिर चुनाव आयोग के सामने गुहार लगाने भी पहुंच गई भारतीय जनता पार्टी, जो कह रही है कि राहुल गांधी को भाषण देने से रोका जाए, चुनाव प्रचार करने से रोका जाए। आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे न्यूज पॉइंट में कि किस तरह राहुल और तेजस्वी के सामने हांफने और कांपने लगे हैं नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार। चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उनसे पहले आपका परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, 5 वरिष्ठ साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल कोलखियान जी हमारे साथ हैं, प्रशांत टंडन जी हैं हमारे साथ, पंकज चतुर्वेदी जी हैं, और सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे साथ फर्रा शाकिब जी हैं, और इधर अमलिंदु उपाध्याय जी हैं। आप सबका स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्तों, साथी, शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। फर्रा शाकिब जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहता हूं। बिहार ग्राउंड जीरो पे आप हैं। आज राहुल गांधी के चुनाव प्रचार का दूसरा दिन, कल 2 सभाएं, आज फिर 2 सभाएं, और देखिए राहुल गांधी जहां जहां भाषण देके निकलते हैं वहां वहां नरेंद्र मोदी और अमित शाह पहुंच जा रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है? और क्या राहुल गांधी की कल की जो सभाएं थी, उन सभाओं की ऐसी प्रतिक्रिया हुई है कि नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को उन्हीं जगहों पे जाना पड़ा?
उन्हीं इलाके में जाना पड़ा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, नालंदा, आखिर क्यों? थे अमित शाह, मुजफ्फरपुर में आज मोदी जी गए। जंगल राज की बात सब लोग कर रहे हैं, मोकामा में आज हत्या हो गई है। जनसुराज पार्टी के समर्थक पीयूष प्रियदर्शी के एक समर्थक है दुलार चंद यादव, उनकी हत्या हो गई है। आरोप सीधा सीधा अनंत सिंह के ऊपर लग रहा है, लेकिन अनंत सिंह तो स्वतंत्रता सेनानी है, उनको तो पेंशन मिलती है स्वतंत्रता सेनानी वाली, इसलिए मीडिया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये मोदी जी को बता सके कि जंगल राज मोकामा में है ना। मोकामा में जंगल राज नहीं है, जंगल राज सिर्फ सीवान में है, रघुनाथपुर में है, जहां से उसामा साहब चुनाव लड़ रहे हैं। जंगल राज वहां है जहां से अशोक महतो की पत्नी वारसलीगंज से चुनाव लड़ रही है राजद के सिंबल। लेकिन इनकी सभाओं का फीडबैक मैं आपको ये बता रहा हूं। आज कल्याण बिघा की मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं, जो कल्याण बिघा नीतीश जी का गांव है, वहां नालंदा में जो राहुल गांधी की सभा हुई है, वहां जो प्रत्याशी हैं जदयू के श्रवण कुमार जी, कई बार से जीत रहे हैं लगातार, लोगों के अंदर जबरदस्त गुस्सा है श्रवण कुमार को लेकर। और नीतीश जी के गांव के लोगों का कहना है कि इस बार बदलाव है। ये मैं आपको कल्याण बिघा की बात बता रहा हूं। अभी 1 घंटे पहले मेरी एक साथी से बात हुई, जो नीतीश जी का घर है, वहां लोग कह रहे हैं अब बदलाव की जरूरत है। और ये भी कह रहे हैं, सबसे इंटरेस्टिंग ये है, ये कह रहे हैं कि ये लोग जो नीतीश जी को शिंदे बनाने की कोशिश कर रहा है, इसको पता ही नहीं है कि नीतीश जी कितने चालाक। कल्याण बिघा में इस बात की खबर है कि भाजपा वाले नीतीश जी को शिंदे बनाना चाहते हैं। तो जब कल्याण बिघा में खबर है तो आप समझ जाइए कि पूरे बिहार में खबर है जी। जैसे रामविलास पासवान के बारे में कहा जाता है कि शहरबंदी में अगर कोई खबर है रामविलास पासवान जी को लेकर के, तो पूरे बिहार में खबर है। शहरबंदी उनका पैतृक गांव है रामविलास पासवान जी का। तो उसी तरह से कल्याण बिघा जो नालंदा जिले में है, वो नीतीश जी का पैतृक गांव है। कल्याण बिघा में अगर लोग ये सोच रहे हैं, इसका मतलब है कि पूरे बिहार का कुर्मी समाज ये समझ चुका है कि इनका शिंदेकरण करने की योजना है, लेकिन वो ये भी समझ रहा है कि असल खेल 14 नवंबर के बाद हो सकता है। और आप देखें कि राहुल गांधी की 4 सभाओं में राहुल गांधी जी ने एक बार भी नीतीश का नाम नहीं लिया है। एक बार भी नीतीश का नाम नहीं लिया राहुल गांधी जी ने। मोदी का नाम लिया है, अमित शाह का नाम लिया है, अडानी और अंबानी का नाम लिया है, तमाम बातें वो कह रहे हैं, लेकिन नीतीश पर कोई हमला नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी यादव की भी यही हालत है। तेजस्वी यादव अगर नीतीश जी की, ब्रिजभूषण शरण सिंह तो आज खेत में उतर गए हैं, आराम में आए थे वोट मांगने के लिए। ऐसा मौसम खराब है कि उनको हेलीकॉप्टर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी खेत में। और कई सारी सभाएं, तेजस्वी की भी 2-3 सभा रद्द हो गई, आलमनगर में रद्द हो गई, उधर मधेपुरा साइड में उनकी 2 सभाएं थी, वहां वो नहीं जा पाए मौसम की खराबी के कारण। तो ये चीज, और मैं आपको बता रहा हूं, कल ही खगड़िया में जिस सीट पर इमरान प्रतापगढ़ी की रैली में कई हजार लोग इमरान प्रतापगढ़ी को सुनने आए थे, उसी सीट पर सम्राट चौधरी को सुनने 500 लोग भी नहीं आए। अब कितना बड़ा आदमी बनाएंगे सम्राट चौधरी को। शायद कल की रैली का फीडबैक रहा होगा कि भाई सम्राट चौधरी को कम से कम जिता तो। ऐसे तो उनको समझ में आ गया होगा कि यही हाल रहा कि सम्राट चौधरी को सुनने 500 लोग नहीं आ रहे, तारापुर सीट हार जाएंगे और विजय सिन्हा भी हार जाएंगे लखीसराय में। अच्छा, कमाल ये है कि विजय सिन्हा की सीट हमारे लोकसभा में आती है और सम्राट चौधरी की जो विधानसभा सीट है वो हमारे जिले में आती है। तो इन दोनों की सीटों पर खतरा है। और मोकामा में हो गया है मर्डर, अति पिछड़े समाज यादव समाज के एक व्यक्ति का मर्डर हो गया है। पीयूष प्रियदर्शी जो कुर्मी समाज से आते हैं, जो स्वराज के प्रत्याशी हैं, वो अपना प्रचार कर रहे थे, आगे आगे आनंद सिंह का काफिला चल रहा था, फिर काफिला रुक जाता है। लोगों का कहना है कि भाई वो रुके और उसके बाद जो है दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। मतलब कमाल ये है कि आप सोचिए कि चुनाव में जब कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, उस वक्त तो लाइसेंसी हथियार भी प्रशासन अपने पास जमा करवा लेता है। आपके घर में राइफल है तो आपको नोटिस आ जाएगी कि भाई आप अपना हथियार जमा कीजिए। तो उसके बाद ये लोग चुनाव प्रचार में हथियार लेकर के चल रहे हैं, राइफल बंदूक लेकर चल रहे हैं। क्या लॉ एंड ऑर्डर है? सवाल ये जंगल राज का नहीं है क्या? तेजस्वी ने कहा तो है कि जंगल राज देखना है तो मोकामा में देखिए, यही जंगल राज है ना। तो बहुत कुछ अभी खेल होना है। कल तो नहीं है राहुल गांधी जी की सभा, अब 2 तारीख को फिर खगड़िया में ही है। कल संभवतः प्रियंका गांधी आएंगी तो, या शायद खड़गे साहब आने वाले हैं कांग्रेस की तरफ से। लेकिन तेजस्वी की सभा लगातार, तेजस्वी, मुकेश सहनी और आईपी गुप्ता
इन तीनों की सभा कल हमारे यहाँ है मुंगेर में। मुंगेर में है, मुंगेर से लेकर के समस्तीपुर तक, मतलब यहाँ जहां मैं बैठा हूं यहां भी है, मुंगेर में तारापुर में भी है, जमालपुर सीट पर भी है, मुंगेर सीट पर भी है, साहेबपुर कमाल सीट पर है, हसनपुर सीट पर है, कई 6-7 सीटों पर कल जो है तेजस्वी और आईपी गुप्ता और मुकेश सैनी की संयुक्त सभा है जी। और इसमें से एक सीट पर आईपी गुप्ता के उम्मीदवार है। जमालपुर में महागठबंधन की ओर से आईपी गुप्ता के प्रत्याशी हैं, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के प्रत्याशी है, करनी छाप उनका चुनाव चिन्ह है, जमालपुर विधानसभा की जो सीट है। जी 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 बिल्कुल। तो खेल बहुत जबरदस्त चल रहा है अंदर में, देखिए जी, अंदर खाने खेल बहुत जबरदस्त चल तो रहा है, लेकिन क्या प्रफुल्ल कुलख्यान जी, क्या इसमें नरेंद्र मोदी ने जो आज भाषण दिया और राहुल गांधी को वहां दबाने की कोशिश की, आपने भाषण सुना होगा, राहुल गांधी के भाषण को भी आपने सुना होगा और नरेंद्र मोदी के भाषण को भी सुना ही होगा आपने। जरा आपसे समझना चाहता हूं, क्या कल से लेकर आज तक भाजपा या कांग्रेस, उसमें भी अगर ऐसे देखा जाए तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और सामने सिर्फ एक इंसान है, वो है राहुल गांधी, दबा पाए, प्रेशर बना पाए राहुल गांधी पे? अब गुहार लगा दे, चुनाव आयोग से गुहार, हम लिख भी रहे हैं, चुनाव आयोग से गुहार ये लगाया गया कि राहुल गांधी को भाषण देने से रोका जाए, चुनाव प्रचार करने से रोका जाए। अब इससे आगे क्या हो सकता है? जी शाकिब जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? शाकिब जी जल्दी जी। मैं कह रहा हूं कि राहुल गांधी ने कल अपनी सभाओं में जो बातें कही वही आज भी उन्होंने कही है। मेरे कहने का मतलब वो पीछे नहीं हटे हैं इनके, बिल्कुल हाँ, फुहड़ स्टंट से कि वो छठ मैया का अपमान कर दिया और हमको गाली दी और 2 टन गाली दी, 4 टन गाली दी, इन सब से राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ा। राहुल गांधी जिस टेम्पर में कल थे आज भी उसी में दिखाई दिए वो। जी जी जी, राहुल गांधी नहीं रुक रहे हैं, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि उस महिला में यानी इंदिरा गांधी में वो ताकत थी कि 7वें फ्लीट को, 7वें बेड़े को रुकवा दिया और आंख दिखा के उन्होंने कहा अमेरिका को, और इस मर्द में ब्रैकेट नरेंद्र मोदी इतनी ताकत नहीं है कि वो कहें आंख से आंख मिलाकर कि आप जो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप गलत कह रहे हैं। जब इस लहजे में राहुल गांधी बात कर रहे हैं तो फिर इसको क्या माना जाए? सभी को नमस्कार। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये असल में इनकी देह भाषा ही बता रही है, बॉडी लैंग्वेज ही बता रहा है। ये काफी परेशान हो गए हैं और अपने काफी थक गए हैं। अगर उम्र की बात कहें तो उम्र तो अपनी जगह है ही, लेकिन उसके साथ ही साथ अपनी व्यर्थताओं और अपने झूठ से भी ये पराजित होते हुए से दिख रहे हैं। बार बार एक ही बात को रगड़ रहे हैं, चाय बेचने वाले। अरे चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाए, यह रास्ता तो कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इस देश के संविधान ने बनाया है। उस समय में ये कहीं नहीं थे। आज इस रास्ते पर चल करके आप ये दम्भ भर रहे हैं कि चाय बेचने वाले से लेकर हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो रास्ता कैसे बना? लोगों को यह भी याद है 1971 के युद्ध में जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, वो पूरी दुनिया जानती है और अमेरिका तो खास कर जानता है। जिस अमेरिका को ने भेजा था 7वां बेड़ा, उस अमेरिका में आज तक उनके इतिहास में एक महिला राष्ट्रपति नहीं हो पाई हैं और इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। महिला होते हुए भी उन्होंने अगर ये दिखलाया तो ये वो कह रहे हैं, इसका मतलब यह कतई नहीं कि महिलाओं में साहस की कमी होती है। महिला और पुरुष का संबंध साहस और शौर्य से इस तरह से नहीं किया जा सकता है। बावजूद इसके उनका जो इशारा था वो प्रधानमंत्री पद पर था कि भारत का प्रधानमंत्री अपने नैतिक बल में इतना पुष्ट हुआ करता है, इतना मजबूत हुआ करता है, पूरी दुनिया उसको सुनती है कि वह जवाब देता है। एक झूठ का मुकाबला आप नहीं करते और जिस सत्ता के शासन के नीचे, जिस संविधान के आप नीचे बैठे हैं, उसका ध्येय वाक्य है सत्यमेव जयते, और आप एक झूठ का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, आप कह नहीं पाते हैं। आप बुद्ध की जमीन पर जाकर के कटुता, क्रूरता और वो भी कहां से लाते हैं, करप्शन, इसकी बात करते हैं, वो भी कहां से लाते हैं। जिस बिहार में आप खड़े हैं वहां का संबंध गुरु गोविंद सिंह से है। गुरु गोविंद सिंह ने पंच ककार की
सीख दी थी, जिसमें वो बात करते थे केस, कंघा, कृपाण, कच्चा, कड़ा, उस तर्ज पर आप बात कर रहे हैं कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन, और दोष दे रहे हैं कांग्रेस को। ये कौन सी राजनीति है? देखिए, बिहार की राजनीति में एक तरह के ये लोग आवाज निकाल रहे हैं सभी, इसी से पता चलता है ना। आप देखेंगे कि बरसात में जब मेढक बोलते हैं ना, तुलसीदास ने कहा कि दादुर धुनी चौदिशा सुहाई, वेद पढ़े जिम्मे बट समुदायी, लगाए तुलसीदास पर वेद पाठन पर कि अवमानना का आरोप। अरे प्रसंग नहीं देखते, हर बात में कहते हैं अपमान कर दिया। क्या तुलसीदास ने वेद पढ़ने वालों का अपमान किया था जब वे कह रहे थे कि दादुर धुनी चौदिशा सुहाई, वेद पढ़े जिम्मे बट समुदायी? और ये क्या कर रहे, एक ही स्वर में बोल रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, संजय झा हो, सब यही बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी के बारे में, थे, हैं और रहेंगे। गजब, एक ही भाषा कहां से आ जाती। तो ये काफी थक चुके हैं। बिहार के चुनाव का मामला बिल्कुल सेटल है, कई दिनों से लग रहा है ऐसा, इसकी चर्चा भी यत्र तत्र कर रहा हूं कि ये इस बार जो सरकार बनेगी इसका एहसास इनको हो गया है, वो आरजेडी-यू की सरकार बनेगी। अगर थोड़ा सा दाहिने दबाइए आंख तो आरजेडी की सरकार दिखेगी, और जरा बाएं दबाइए आंख तो जेडीयू की सरकार दिखेगी, क्योंकि समता अंगड़ाई ले रही है। तेजस्वी यादव ने जो सीधी ललकार दी थी हमारे, एक बात बताइए प्रफुल्ल जी, एक बात बताइए जी, 20 साल से नीतीश बाबू जो हैं वो बीजेपी के खेमे में हैं, बीच में थोड़ा बहुत इधर आ गए 2015 में, फिर 2022 में चले आए, लेकिन लगभग वो उसी खेमे में रहे हैं। और सब जानते हैं, अब जब बात हो रही है डेवलपमेंट के, बिहार के डेवलपमेंट की बात, बिहार में जो दुर्घटनाएं हुई हैं, बिहार में जो आतंक का राज रहा है, जिस जंगल राज की बात करने की कोशिश करते हैं, उसी जंगल राज को बहुत लोग दिखा रहे हैं पिछले 20 साल में भी। तो ये सारी जो बातें आ रही हैं, इसमें फिर भी, इसके बाद भी नीतीश कुमार को अपने खेमे में आरजेडी या महागठबंधन क्यों लेना चाहेगा, जब ऑलरेडी यहां पर तेजस्वी यादव सीएम पद का चेहरा ऑलरेडी घोषित हो चुके हैं। तब नीतीश बाबू क्यों? तो नीतीश बाबू को तो फिर मुख्यमंत्री पद चाहिए होगा, तो क्या तेजस्वी यादव पीछे हो जाएंगे? जो, क्योंकि आप लोग जो बात कह रहे हैं, मुझे इसमें थोड़ा सा उस खेमे में, यानी जो बीजेपी जिस ढंग से चाह रही है, एनडीए जिस ढंग से चाह रहा है नैरेटिव बनाना, उस नैरेटिव की बू आती है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। थोड़ी सी बात आपने कही, थोड़ी सी बात फर्राज साकिब ने भी कही, और मैं जान रहा हूं कि मीडिया में इस नैरेटिव को सेट कराने की कोशिश हो रही है कि क्योंकि दोनों हाथ में लड्डू चाहिए। कल ही बात हो रही थी, फर्राज साकिब ने कहा था कि तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है, यह चल रहा है। जब तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है, अगर यह चल रहा है तो इसका मतलब है कि जो तीर छाप पे भी वोट लगाने वाले जो लालटेन पे लगा सकते हैं, वो तीर की, जहां तीर है वहां तीर को लगा दो, और जहां लालटेन है वहां लालटेन को लगा दो। अब जब यही है तो क्या दोनों फिर बाद में मिलने जा रहे हैं, ये घोषित हो चुका है, या ये होगा कि 43 सीटें थी, इस बार 50, 52, 55, 60 सीटें ले आएंगे, 75 सीटें ले आएंगे, फिर जाके उधर उस गोद में चले जाएंगे। और कह रहे हैं बार बार, नीतीश बाबू तो बार बार कह रहे हैं कि मैं अब गलती कर दिया, अब मैं इधर ही रहूंगा। इसलिए जरा आपसे मैं चाहता हूं कि इसको थोड़ा और क्लेरिफाई कीजिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा और सही सवाल किया। क्लेरिफाई तो जनता करेगी, लेकिन जो लग रहा है वो लग रहा है कि देखिए, बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है हिंदी भाषी प्रदेशों में जहां पर दो बिहार की राजनीतिक पार्टियां आमने सामने हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो अपने को राष्ट्रीय पार्टी करती है, और एक अखिलेश यादव जी की पार्टी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस है, राजस्थान में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है। एकमात्र हिंदी प्रदेश है, मैं दिल्ली को अगर एक जगह के लिए किनारे रखूं तो एकमात्र जगह है जहां पर क्षेत्रीय शक्तियां आमने सामने हैं और उनके लीड में नेतृत्व हो रहा है। सवाल नीतीश कुमार जी किधर जाएंगे इसका नहीं है, सवाल यह है कि जो जिनके मतदाता हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी से शिकायत हो चाहे नहीं हो, उनकी राजनीति की मियाद पूरी हो चुकी है, और नीतीश जी इसका दांव खेलेंगे कि वे मुख्यमंत्री बने या न बने, भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता को मुख्यमंत्री वो बनने में सहायक नहीं होंगे। समता पार्टी या समाजदार और खुल कर कहें
तो समाजवादी आंदोलन ने, समाजवादी पार्टियों ने जो गलतियां की है उनका एहसास इस बात को है। अखिलेश यादव का आप बॉडी लैंग्वेज देखिए, उनकी भाषा को पढ़िए, वो बोलते हैं सरकार चलाने में हम मदद करेंगे। इसका क्या मतलब होता है? आपकी जो हैसियत होगी, आप किस हैसियत से मदद करेंगे? एक्सपीरियंस्ड हैं, वो मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य के 403 सीटों वाले। इसका मतलब यह है कि एक राजनीतिक धारा में हम लोगों को एक साथ स्थान मिलने वाला है। सिर्फ उससे नहीं चलाएंगे कि इसमें राजनीतिक स्तर पर मैं फिर कह रहा हूं कि समाजवादी आंदोलन में एकीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी, क्योंकि जिस मंडल की राजनीति में कांग्रेस विरोध के साथ ये प्रकट हुए थे, मंडल राजनीति की वह सामाजिक न्याय का जो पाठ्यक्रम था, जो उनका कोर्स था, वो कोर्स पूरा हो चुका है। अब उस कोर्स को ये कांग्रेस के साथ मिलकर के पूरा करना चाहते हैं। इनमें एहसास है कि कांग्रेस से अलग होकर के सामाजिक न्याय का जो हमने पहाड़ा पढ़ा था, वो 1947 के भारतीय जनता पार्टी के पहाड़े के सामने में पिछड़ गया है। और बिहार की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के सामने, उनके 1947 के पहाड़ा के सामने ये जबरदस्त पहाड़ है। इसीलिए जो बोलते हैं कि तीर ही लालटेन है और लालटेन ही तीर है, तो वहां पर जिसकी आवाज आ रही, ये कोई मुख्य मीडिया का नरेशन नहीं है। और क्षमा कीजिएगा, ऐसा लग रहा है इसमें कांग्रेस की बढ़त यह है, कांग्रेस का यह है कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में तो कांग्रेस को स्वीकार करेंगे, लेकिन हमारी जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, उन क्षेत्रीय समस्याओं के लिए हमें अपने क्षेत्रीय संसाधनों और क्षेत्रीय संतुलन की जरूरत है। क्या कारण है कि बिहार इतने दिन से पिछड़ा हुआ है? बिहार के मुख्यमंत्रियों का औसत कार्यकाल देखिए, तो श्री कृष्ण बाबू को छोड़ करके उसके बाद जितने भी मुख्यमंत्री हुए हैं, लालू प्रसाद यादव से पहले तक का किसी का भी औसत कार्यकाल 11 महीना 12 महीना से ज्यादा नहीं है। कांग्रेस के समय में 3 बार भोला पासवान शास्त्री मुख्यमंत्री बने थे, जो एक सामाजिक समूह से आते थे, आप सभी जानते हैं। लेकिन इनके साथ जब एक बार मांझी जी बने नीतीश जी के साथ, तो कितने दिन के लिए बने और किन परिस्थितियों में निकले और गए। आज लालू प्रसाद यादव जी की राजनीति, आरजेडी की राजनीति हो या नीतीश कुमार की राजनीति हो, किसी भोला पासवान शास्त्री के लिए कोई जगह नहीं बनेगी। वो जगह बन सकती है तो कांग्रेस में बन सकती है। इस बात को सामाजिक न्याय के लोग इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए वो बनेगी और कांग्रेस के नेतृत्व बनेगी। कुछ अद्भुत होगा बिहार की राजनीति में, जो हमारा लोकतांत्रिक राजनीति है उसमें नया डायरेक्शन। नहीं, नीतीश बाबू के लिए सॉफ्ट कॉर्नर जो आप लोग रख रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं, और कुछ बात नहीं। नीतीश बाबू के लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रखा जा रहा है? इसलिए फराज साहब कुछ जोड़ना चाह रहे थे, जल्दी से आता हूं, फिर प्रशांत टंडन जी। इसलिए रख रहे हैं कि उसकी एकमात्र सफलता है बिहार की और बिहार की राजनीति को, कि उसने बिहार में भारतीय जनता पार्टी को अपने मुख्यमंत्री का बनाने का सपना बिहार में पूरा नहीं होने दिया। उस पर नीतीश कुमार जी की राजनीति ने सबसे बड़ा काम यही किया कि बिहार में उनको पैर नहीं पसारने दिया। नहीं, बिहार में सत्ता में आप उनके साथ सरकार चला रहे हैं, उनके साथ आप सत्ता में हैं, और सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री अपने बगल में बैठाए हुए हैं, विजय सिन्हा जी को इधर दाहिने साइड बैठाए हुए हैं, और उसके बाद आप कहेंगे कि नहीं जी। सर ये भी याद कीजिए कि गिरिराज किशोर का काफिला निकल चुका था त्रिपुंड लगा करके, और एक हुंकार भरी तो गिरिराज सिंह अपने मांद में चले आए थे। उनके किसी एजेंडे को चलने नहीं दिया। सरकार आपके समर्थन से चला, सरकार उनके समर्थन से चला, उनके समर्थन से खुद नीतीश कुमार नहीं चले हैं। ठीक है, लेकिन इतना एंड ऑफ द डे इतना जानते हैं, इतना तो है कि नीतीश बाबू बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। ये अंडरलाइंड है कि नीतीश बाबू पिछले 20 साल से बीजेपी के साथ एक आध बार इधर उधर चले गए, सरकार चला रहे हैं। ये है, बस इतना ही काफी है। इसके बाद आप कुछ भी कह दीजिए, इसके बाद कुछ भी कहिए, अलग चीज है। लेकिन आज की तारीख में चुनाव भी लड़ रहे हैं साथ मिलके। फराज साहब आप कुछ जोड़ना चाह रहे थे, जल्दी से आपके पास आता हूं, फिर तुरंत प्रशांत जी इन्हीं मसलों को आगे बढ़ाते हैं हम। मैं लास्ट में फिर बोल लूंगा, प्रशांत सर से सुन लेते हैं। ठीक है प्रशांत जी, बहुत गंभीर चर्चा हम लोग कर रहे हैं, बहुत गंभीर चर्चा। और जो साथी सुन रहे हैं, बीच में थोड़ा सा YouTube में ही कुछ प्रॉब्लम आ गया था, हमारा वीडियो नहीं जा पा रहा था। दोस्तों आप लोग भी परेशान हो गए थे, 1 आध मिनट की बात थी,
और मैं जान रहा हूं ये परेशानी होती है जब बहुत गंभीर चर्चा होती है और वैसे में कोई दिक्कत आ जाए। तो बीच में एक छोटी सी दिक्कत आई थी जब फर्रा बोल रहे थे तभी, लेकिन वो ठीक हो गई। वो दिक्कत यूट्यूब से ही, वो मैसेज भी आ जाता है आजकल। बहुत अच्छा है कि तुरंत मैसेज आ जाता है यूट्यूब से कि ये दिक्कत है और इसको थोड़ा टॉलरेट हम कर लें। तो हमने वो किया और आवाज़ लेकिन पहुंच रही थी। कमेंट आप लोगों के आ रहे थे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में वो सब कुछ ओपन था, सिर्फ वीडियो का चक्कर था, वो ठीक हो गया यूट्यूब से ही उनके एंड पे। लेकिन एक बहुत अच्छा मंच है जिस पे बहुत अच्छी बातें, बहुत वैचारिक बातें हम करते हैं और ये ज़रूरी भी है कि आप और हम सब मिलकर एक वैचारिक मंच तो तैयार कर चुके हैं और इसमें और बहुत कुछ अच्छा करने की कोशिश करें। और इसी का फल है, प्रतिफल है कि 2024 का चुनाव देखिए या उसके बाद के चुनाव या आज की तारीख में जो बिहार में SIR के जरिए होने वाला था वो नहीं हो पाया है। ये सब भी है, इस पे कभी विचार इत्मीनान से पॉडकास्ट में हम लोग चर्चा करेंगे। कई बार प्रशांत जी बोल भी चुके हैं, लेकिन प्रशांत जी आपके पास आना चाहता हूं और इन्हीं बातों के साथ कि नीतीश बाबू को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर क्यों चल रहा है इस मीडिया में भी उस मीडिया में भी, एक बात ये। लेकिन दूसरी बात इस पे, ये एक वैचारिक बात है, लेकिन दूसरी वो भी वैचारिक सवाल है। कल से लेकर आज तक, जिस सवाल का जवाब मैं चाहता हूं पहले आप दीजिए, कल से लेकर आज तक राहुल गांधी की 4 सभाएं हुई, बीजेपी गुहार लगाने पहुंच गई चुनाव आयोग, राहुल को रोको, पता नहीं आगे क्या करेगा। क्या राहुल गांधी ने सही जगह पर तीर निशाने पे मारा है? जी, अब देखिए चुनाव का माहौल है राजीव जी, और बहुत सी बातें आएंगी। देखिए हमारे पास इमरती बनाने का तो वीडियो है, चाय बनाने का सबूत नहीं है। तो चुनाव में ये सब चीजें होती हैं, ये सब बातें भी आएंगी। देखिए मैं आपको ले चलता हूं राजीव जी लोकसभा चुनाव की तरफ। लोकसभा चुनाव में इसी मंच पे हम लोगों ने ये कहा था, और मैंने ही कहा था, हम आप ही के साथ डिबेट में कहा था कि जो नैरेटिव सेट करता है चुनाव उसका होता है। और राहुल गांधी ने संविधान, सामाजिक न्याय और जातिवाद जनगणना का नैरेटिव सेट किया था। मोदी साहब उसको डिफेंड नहीं कर पाए, उसको उसका जवाब देना उनकी मजबूरी बन गई। नतीजा क्या हुआ? 400 पार के नगाड़े के बावजूद बहुमत भी नहीं आया, वो भी तब जबकि चुनाव आयोग, सरकारी मशीनरी, गोदी मीडिया, कॉर्पोरेट सब साथ था। ये सब नहीं होता तो हम अंदाज नहीं लगा सकते थे कि कितनी सीटें आती। मूल मुद्दा यह कि चुनाव के खेल में बिल्कुल जैसे फुटबॉल का गेम होता है कि पहले हाफ में अगर किसी ने गोल मार दिया, उसके बाद वो टीम चढ़ी हुई है तो कप और मेडल वही लेके जाती है। यहां भी यही हुआ है, इस चुनाव में भी यही हुआ है। आप देखिए कि पहला गोल किया उन्होंने कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया, बिल्कुल साफ। वहां पे वो हिचकिचाहट है, नैरेटिव में पिछड़ गए, घोषणा पत्र आ गया, बिहार का एक ब्लूप्रिंट आ गया जिससे कि बिहार की जनता कनेक्ट कर सकती है, वहां पिछड़ गए। अब राहुल गांधी ने कहा कि वोटर चाहेगा तो नाचेंगे भी। अगर ये चुनावी भाषा है, ये चुनावी भाषा के आविष्कारक राहुल गांधी नहीं है, इसके आविष्कारक नरेंद्र मोदी जी हैं। अब चुनाव आयोग मुझे ये बताए राजीव जी, और कोई भी भाषाविद बताए कि नाच और मुजरा में ज्यादा अश्लील शब्द या खतरनाक शब्द या अलोकतांत्रिक शब्द क्या है? मुजरा है। मुजरा है, बिल्कुल, जिसमें महिलाओं की भी तौहीन है, अश्लील शब्द है, उसके पीछे एक संस्कृति की बू आती है, खास किस्म का फ्यूडल मानसिकता, पुरुषवादी मानसिकता की बू आती है। तो मोदी जी ने तो मुजरा कहा था कि ये इंडिया गठबंधन के लोग मुजरा करते हैं। तब चुनाव आयोग ने शब्दावली
फादर कामिल बुल्के की डिक्शनरी नहीं खोजी कि मुजरा का अभिप्राय क्या है? पूछ लेते किसी से। और ये तो उत्तर प्रदेश के हैं जो ज्ञानेश जी हैं। हिंदी तो अच्छी आती है जी। राजीव कुमार भी शेरो शायरी करते थे, भाषा की समझ उनको भी थी, तो वो तो जानते रहे होंगे कि मुजरा का शब्द क्या होता है और मुजरा कहाँ होता है, क्या होता है मुजरा। तो अब सवाल ये है कि ये चुनाव आयोग को तय करना है, उनके पास चिट्ठी पहुंच गई है, उनको तय करना है कि भाई ये पहले तो आप मुजरा पे तय करें कि भाई क्या है, और शब्दों को रिलीज करने की ये चीजें नहीं बोली जाएंगी। तो अब मुख्य बात यह है राजीव जी कि आज का मोदी जी का भाषण कल के राहुल गांधी के भाषण का जवाब था। अब अगर आप जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल ये वैसी बात हो गई जो लोकसभा में हो रही थी कि लगातार मोदी जी राहुल गांधी की बातों का जवाब दे रहे थे। एजेंडा सेट कर दिया महागठबंधन ने, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बना के, घोषणा पत्र जारी करके, मुकेश सैनी को उप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बता के। इसके जवाब में उनके पास कुछ जवाब नहीं है, तो वो अनाप शनाप बातें वो करेंगे, लेकिन मुद्दे की बात नहीं है। अब दूसरी बात, आज मैंने मोदी जी का भाषण सुना, उन्होंने खुद ही ट्वीट किया पूरा लैंग्वेज, पूरा वीडियो। देखिए वो आरोप लगा रहे हैं, वो डॉक्टर अंबेडकर को भी ले आए, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि क्या 50% की जो लिमिट है उसको बढ़ाएंगे आरक्षण की। वो स्पेसिफिक टर्म्स में बिहार का रोड मैप नहीं दे पा रहे हैं, केवल आरोप लगा रहे हैं। 20 साल पुरानी लालू प्रसाद यादव की, राबड़ी देवी की सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, जिसके जो 30-32 साल का युवा है वो तो था भी नहीं वहां पे। तो केवल आरोप लगा रहे हैं या फिर वो जवाब दे रहे हैं। उनके पास अपना कोई नैरेटिव नहीं है बिहार के बारे में। जैसे तेजस्वी यादव ने बहुत ही साफ तरीके से पहले घोषणा कर दी कि भाई हम सब परिवार के लोगों को नौकरियां देंगे। उसके बाद उन्होंने संविदा के लोगों को रेगुलर करेंगे, ये घोषणा कर दी। और उसके बाद एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट बिहार का घोषणा पत्र में आ गया। तब घोषणा पत्र है जो एनडीए के पास नहीं है, मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है जो कि एनडीए के पास नहीं है, उप मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार है ईबीसी से है, वो बीजेपी के पास और एनडीए के पास नहीं है। तो जो फर्स्ट हाफ है उसमें एक गोल से बढ़त है महागठबंधन की, और वो टीम लगातार चढ़ी हुई है। आपके हाफ में है जी। आप उसको, आपके डिफेंडर उसको जो है आईटी सेल हो, चाहे वो दूसरे नेता, दूसरे तीसरे नेता हो, वो राहुल गांधी पे हमला कर रहे हैं। हमला मतलब अपने आप को बचाव कर रहे हैं जी। तो ये आज की स्थिति में पॉलिटिकल सिनेरियो ये है। और चुनाव में राजीव जी हम जानते हैं, और कई चुनाव हम देख चुके हैं, चुनाव में माइक्रो मैनेजमेंट, जातिवार समीकरण, पैसा, ये सब मायने रखता है, लेकिन जो नैरेटिव सेट करता है वो सबसे बड़ा फैक्टर होता है चुनाव के आउटकम में। दूसरी बात जो तीर लालटेन की बात है, मैंने कल भी एक्सप्लेन की थी। मुझे लगता है कि वो, क्योंकि वो कैंपेन मैंने भी सुना कि वो चल रहा है स्पेसिफिक उन जगहों पे चल रहा है जहां पे चिराग पासवान के उम्मीदवार हैं, वो और कहीं नहीं चल रहा है। और उसकी वजह ही मैंने बताई थी कि पिछले इलेक्शन में चिराग पासवान की पार्टी की वजह से 33 सीटों का नुकसान हुआ था जेडीयू को। अब उसका वो एक तरीके से बदला ले रहे हैं या बराबर कर रहे हैं, वो स्पेसिफिक वहां पे है वो। और वो टीस है नीतीश कुमार के अंदर कि उनकी सीटें 60 के ऊपर होती अगर उनके 33 लोग जो है वो चुनाव नहीं हारते
पासवान जी की पार्टी की वजह से। जी राजीव जी, बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। यहाँ पर परिस्थितियां कैसे बदलती हुई दिखाई दे रही हैं बिहार में। बिहार चुनाव में जब से राहुल गांधी उतरे हैं, कल से राहुल गांधी की कल 2 सभाएं, आज 2 सभाएं हो गई, इसके बाद से बीजेपी के खेमे में क्यों आखिर इतनी परेशानियां नजर आ रही हैं। हालांकि इस बीच खबर ये आ रही है, ट्वीट आ गया है संजय कुमार झा का कि कल पटना में मौर्या होटल में सुबह 9:30 बजे संकल्प पत्र जारी करने जा रहे हैं। एनडीए का संकल्प पत्र ये देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 31 अक्टूबर 2025 को सुबह 9:30 बजे होटल मौर्या पटना में एनडीए संयुक्त रूप से अपना संकल्प पत्र जारी करेगा। मीडिया के साथ ही कृपया इसे कवर करें। ये संजय कुमार झा का ये ट्वीट है और इसके जरिए आज घोषणा ये करते हुए कि कल हम लोग अपना संकल्प पत्र, एनडीए का संकल्प पत्र कल आ रहा है। चलिए, ये आता रहेगा, वादे होते रहेंगे, लेकिन राहुल गांधी ने आखिर क्या कर दिया है कि मामला चुनाव आयोग तक पहुंच गया। कैसे देखते हैं आप पंकज जी, और साथ में नीतीश बाबू को कितना एज दे रहे हैं आप? राजीव जी, आज तो हमारे जो साथी हैं फरा, आज उनका जन्मदिन है, तो हम सबकी ओर से जन्मदिन मुबारक है उनको। जी, फरा साकिब जी, आपको बहुत शुभकामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। आपका जन्मदिन है आज, अभी देखिए अभी पता चला। बहुत शुभकामनाएं आपको जी। बस हम तो चाहते हैं कि आपकी जुबान पे सरस्वती विराजे, जो आप जो कह रहे हैं सब कुछ हो जाए। ठीक है, देखिए एक चीज है, बिहार का चुनाव इसमें बहुत दोराहे पे खड़ा हुआ है। एनडीए ने पूरी तैयारी की हुई थी चुनाव आयोग को जी जी लेकर, पंकज जी जी, लेकिन हुआ यह कि चुनाव आयोग से जितनी उनको मदद की गुंजाइश थी वो हो नहीं रही है। उन्होंने मोटा मोटा गणित लगाया था पहले कि केवल 17,000 वोटों का फर्क है, हम इस तरीके से करेंगे और ये हो जाएगा। जो मैं महसूस कर रहा हूं अभी तक की सभाओं से, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो बौखलाए हुए हैं। बौखलाए हुए इसलिए कि 11 साल की आपकी केंद्र की सरकार है, 20 साल की आपकी राज्य की सरकार है, आपके पास भी कहने को एक उपलब्धि नहीं है, आपके पास कहने को एक वादा नहीं है। अब आप सोचिए कि कल अमित शाह एक पब्लिक मीटिंग में बोल रहे हैं कि यदि कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी तो फिर से पीएफआई आ जाएगा, और पीएफआई को हमने बंद कर दिया, हमारा आखिरी सांसद भी होगा तो हम पीएफआई को नहीं आने देंगे। पीएफआई का बिहार में कोई न तो योगदान है न उसका स्ट्रक्चर है। पीएफआई साउथ में सबसे ज्यादा सक्रिय, और पीएफआई का जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसको तो उन्होंने बंदी नहीं, पाबंदी की ही नहीं है, वो एक बहुत अलग मसला है। लेकिन आप बताइए, पीएफआई को लेकर एक होम मिनिस्टर इस तरीके की बातें कर रहा है, जबकि पीएफआई पे प्रतिबंध लगे चाहे ना लगे, वो एक सब जुडिस मैटर है, वो जुडिशरी के सामने चल रहा है इस समय। अब आप आज देखिए कि राहुल गांधी ने नाचने की बात बोल दी तो आपको अश्लील बात लग रही है, आरोप की बात लगने लगी। मैं आज नरेंद्र मोदी की सभा की बात बता रहा हूं। नरेंद्र मोदी सभा में मुजफ्फरपुर में कह रहे हैं कि अपने जो आपके घर के बच्चे हैं 22-25 साल के, उनको याद दिलाइए कि 2001 में कैसे गोलू का अपहरण हुआ था, और गोलू के अपहरण के बाद उसकी हत्या हो गई थी, और उस हत्या में राष्ट्रीय जनता दल के लग्गे भग्गे शामिल थे। दिस इज द वर्ड। यदि हम इन दोनों घटनाओं को देखें तो चुनाव आचार संहिता के अंतर्गत गैर प्रामाणिक, व्यक्तिगत इस तरीके के आरोप लगाना अवैध है। ये ऑन रिकॉर्ड है, दोनों के भाषण। अब नरेंद्र मोदी के पास में, आपके पास में कुछ भी नहीं। और जिस समय मुजफ्फरपुर की सभा में नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे थे, उस समय मोकामा में 2 समूहों में गोलियां चल रही थी। तो इनके पास में, आपके पास में कहने को क्या है, आप उनको क्या ऑफर कर रहे हैं? एक पार्टी जो है, एक गठबंधन है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि बहुत सारी चर्चा हुई पिछले 15 दिन में कि महागठबंधन या इंडिया गठबंधन में बहुत सारी टूट है, 11 सीट पे फ्रेंडली फाइट है, फलाना है, राहुल गांधी मनस थोड़े दूर है, ये सबको लेकर। इवन अमित मालवीय ने पोस्टर जारी कर दिया, गुमशुदा की तलाश।
राहुल गांधी के लिए, जबकि राहुल गांधी किसी भी दिन गुमशुदा नहीं, वो हर दिन कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे। इसके बावजूद जब राहुल गांधी पब्लिक मीटिंग के लिए वहां गए हैं, कंपेरेटिवली उनकी पब्लिक मीटिंग में जो उनके गठबंधन के साथी हैं, वामदल, आरजेडी, जहां पर गुप्ता जी का प्रभाव है, तांती और उन समुदाय का, और मुकेश सहनी, उनके सभी लोगों की समान भागीदारी दिख रही है, समान रूप से मंच पर दिख रहे हैं। जबकि मैदान पर जो मुझको खबर है कि अभी भी जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता लेवल के लोगों में एक साथ चुनाव प्रचार नहीं कर रहे। जो आप बार बार सवाल कर रहे थे कि आखिर क्यों संकल्प पत्र में देर हुई, संकल्प पत्र में देरी का सबसे बड़ा कारण यह था, जो मुझे जानकारी है, कि कवर पेज के ऊपर केवल नीतीश कुमार का फोटो जैसे कि महागठबंधन का है, या उसमें 3 फोटो, या नरेंद्र मोदी का फोटो जी। इस चीज को लेकर बहुत बड़ा कंफ्लिक्ट था। और दूसरी चीज है कि अब आपके पास में यदि इतनी सारी चीजें आप कर चुके हैं, इतने लंबे शासन में आपके पास में इतनी सारी चीजें करने को है, तो आप अपनी पब्लिक मीटिंग में उसके बात क्यों नहीं करते हैं? आप पीएफआई की बात कर रहे हैं, एक नेता ही आता है औरंगजेब की बात करने लगते हैं। तो एक जरिए जो इनके पुराने तौर तरीके हैं, जिनको ये पुराने खोटे सिक्कों को फिर से उछाल के नया करने की कोशिश करें, वही बुर्का पे आते हैं, वही वक्फ बोर्ड के बिल पे आ जाते हैं, वही औरंगजेब की बात करने लगते हैं, पीएफआई की बात करने लगते हैं, जिसका कोई मायने नहीं है। 2001 का गोलू हत्याकांड है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। इस प्रकार की जो समाचार है वो हर देश के लिए शर्मनाक है, हर राज्य के लिए, हर जिले के लिए शर्मनाक है। लेकिन मैं उसके बाद में अकेले उत्तर प्रदेश में ऐसे 100 मामले पिछले 5 साल में गिना सकता हूं, और उससे ज्यादा मामले बिहार के गिना सकता हूं। दूसरे राज्य छोड़ दीजिए, बिहार में ही बहुत है। बिहार में ही भाई आज की तारीख में जिस प्रकार से, जब आज कानूनी रूप से चुनाव की घोषणा के बाद में सबको अपने असलहे जमा करने पड़ते हैं, उसके बावजूद सरेआम गोलियां चल रही। ये कौन सा है? आप वो सबने सीन देखा है कि हॉस्पिटल के अंदर किस प्रकार से कुख्यात अपराधी को लोग जाते हैं, ठोकते हैं और चले जाते हैं। तो हम ये जो जंगल राज, कानून राज की बात 2001 की याद दिला रहे हैं मोदी जी। और किसको याद दिला रहे हैं? अपने युवा बच्चों को बताओ, 24-25 साल के बच्चों को। वो युवा बच्चों को यही बोल रहे हैं कि हम तुमको नौकरी देंगे। वो ये रोजगार, उसके पलायन को रोकने की बात नहीं कर रहे, वो उसको याद दिला रहे हैं कि वो गोलू की हत्या हुई थी जी। तो इस पूरे मसले को आप देखेंगे, और जो जमीन की खबर है, आज का तारीख में भी जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक रंग में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। जेडीयू और पासवान, चिराग पासवान के बीच की दूरी पर्याप्त बनी हुई है, और जेडीयू, बीजेपी और जीतन राम मांझी के पार्टी के लोग एक साथ चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे, लोग घर बैठे हुए अपनी अपनी जगह पर जी। तो ये, जबकि महागठबंधन के अंदर शायद किसी एकाध सीट पर कोई ऐसी गुंजाइश हो, लेकिन ऊपर लेवल पर, नेता लेवल पर और जिला लेवल पर सबसे बड़ी चीज है, पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस ने हर जिला स्तर के ऊपर अपने जिस प्रकार के बड़े लोगों को कोऑर्डिनेटर बना के भेजा हुआ है, वो जो महागठबंधन के सभी जिलों के बीच में जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। और फिर मैं प्रफुल्ल भाई से माफी के साथ कहता हूं, मुझे नीतीश कुमार पे कोई भरोसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, नीतीश कुमार लगातार जर्जर होते जा रहे हैं, शारीरिक और मानसिक रूप से भी, और पिछले 1 साल में वो केवल नाम के, उनकी सरकार पूरी बीजेपी ही चला रही है, और उसी सरकार के हरकतों के कारण, जैसे ही नीतीश कुमार जी का पकड़ कमजोर हुई है, वहां पर गिरिराज सिंह के इलाके में दंगा हुआ, पूरे बिहार में कई जगह सांप्रदायिक घटनाएं हुई, और नीतीश कुमार को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी इतनी प्यारी हो गई है कि वो अब सोशलिस्ट नहीं रह गई। मैं आपको एक चीज बताऊं, सोशलिस्ट आंदोलन पिछले 40 साल में एक साथ होने की जगह बिखरने का नाम हो गया है, और बिखर बिखर के
अब उसके केवल कुछ बुद्धिजीवी रह गए जो उसके बारे में चर्चा करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जरा जल्दी से अमलेंदु जी आपके पास आना चाहता हूँ, फिर फर्रा साकिब जी भी कुछ जोड़ना चाहते थे, उनके पास भी आऊँगा। अमलेंदु जी, बहुत सारे डेवलपमेंट हैं, ये होते रहेंगे। कल का डेवलपमेंट आप लोगों के बीच रख चुका हूँ कि अब एनडीए का घोषणा पत्र आ रहा है, और एक बहुत सही जानकारी, बहुत वाजिब जानकारी दी अभी पंकज चतुर्वेदी जी ने कि बात वहाँ चल रही थी। देरी का कारण ये था कि फ़ोटो सिर्फ नीतीश कुमार की जाए नीतीश प्रण के नाम से, या वहाँ पर जिनको और बड़ा बनाने की बात आज कर रहे थे देश के गृह मंत्री अमित शाह, उनकी फ़ोटो भी जाए, या कुछ और जाए, या सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की फ़ोटो जाए। अब कल देखेंगे कि वहाँ संकल्प पत्र पे किसकी फ़ोटो है, लेकिन उससे पहले यहाँ तो गंगा, कोसी, गंडक, सोन सब में पानी बहुत बह गया है। ऐसे बारिश का आलम भी है उधर। मुजफ्फरपुर में तो बारिश हो रही थी। बिल्कुल जी राजीव जी, आज बारिश भी हो रही थी मुजफ्फरपुर में, और आज बारिश की वजह से तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर उड़ भी नहीं पाया था, तो उनकी कुछ सभाएं स्थगित भी करनी पड़ी थी, ये खबर भी आई। लेकिन राजीव जी, जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो डेवलपमेंट्स काफी ज्यादा दिलचस्प भी हैं और गंभीर भी हैं। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरीके से जाकर अनुप्रास अलंकार, जो ककार जोड़ने की कोशिश की, तो बहुत विद्वान है हमारे प्रधानमंत्री, तो इसलिए उनकी विद्वता पे तो कोई कुछ नहीं कहा सकता, वो कितने विद्वान हैं। लेकिन आज प्रधानमंत्री कट्टा भी चला रहे थे, कुशासन भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे आज प्रधानमंत्री। तो राहुल गांधी ने कहा था नाचने के लिए, लेकिन मोदी जी को मुजरा याद आ गया जो उन्होंने इस्तेमाल किया था, तो उसी तरीके की, उसी भाषा में वो आज बात कर रहे थे। भाषा के गिरते स्तर की अगर बात है राजीव जी, तो सबसे पहले कार्रवाई नरेंद्र मोदी पर होनी चाहिए, और उनको कम से कम 1 साल के लिए चुनाव प्रचार से बाहर कर दिया जाना चाहिए, अगर चुनाव आयोग में दम है तो। क्योंकि आज प्रधानमंत्री की भाषा बहुत ही खराब थी, और लोकतंत्र में तो किसी हिसाब से नहीं थी। उधर प्रधानमंत्री कट्टा की बात कर रहे थे, और उधर जो था वो कट्टा चल भी रहा था। तेजस्वी यादव ने इसको लेकर सवाल भी उठाया कि प्रधानमंत्री कट्टा की यहाँ बात कर रहे थे, 30 साल पहले की बात कर रहे थे, तो यहाँ कट्टा चल रहा है और रैली में चल रहा है। तो ये जो है जिसको कह रहे थे प्रधानमंत्री की सुशासन होगा, इसीलिए सोशल मीडिया पे लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं फिर से दुशासन का राज होगा। तो ये जो था वो दुशासन का राज है, ये आज साबित हो गया मोकामा में, और इसको लेकर तेजस्वी ने राजीव जी सवाल भी उठाए। तो ये काफी ज्यादा गंभीर एक तरीके से कहा जाए वो डेवलपमेंट्स हैं। अब राजीव जी जो चल रहा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जाहिर सी बात है कि आए हैं, अब वो कल जारी होगा घोषणा पत्र संयुक्त तौर पे। अब वो गृह मंत्री उसमें होंगे कि नहीं होंगे, और उसी तरीके से होगा कि नहीं हो, जैसा पंकज जी ने कहा कि बात ये कि केवल वो नीतीश प्रण जाएगा कि नहीं जाएगा, उस पर फोटो किस किस के होंगे, तो कल ये चीजें खुलकर आ जाएंगी। लेकिन अगर अब नीतीश प्रण आता भी है तो नीतीश पर भरोसा राजीव जी कौन करेगा? नीतीश कुमार को खुद पे भरोसा नहीं है, तो नीतीश कुमार पर भरोसा दूसरा कोई क्यों करे? नीतीश कुमार को खुद अपने पे भरोसा नहीं है, और नीतीश कुमार तो कह ही चुके हैं कि प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री बनाना है, मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, ये वो कह ही चुके हैं। कल हम लोगों ने अपने ब्रेकिंग में उसको सुनवाया भी था, उनकी क्लिप को, कि कह रहे हैं कि अब उनको प्रधानमंत्री को जो है मुख्यमंत्री बनाना है। फिर उनको जब टोका गया कि वो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, तो कह रहे हैं कि आप प्रधानमंत्री तो ही हैं, यानी उनको प्रधानमंत्री तो है ही, लेकिन मुख्यमंत्री बनाना है, तो उन्होंने अपनी बात कह दी। लेकिन राजीव जी जो चल रहा है बिहार में वो काफी ज्यादा दिलचस्प है, और नीतीश कुमार को लेकर जो बातें होती हैं राजीव जी, वो एक सॉफ्ट कॉर्नर हमारे सब लोगों के अंदर आया था, जैसा आपने भी कहा कि शायद नीतीश जी फिर से पलटी मार रहे हैं। अरे जरूरत क्या है नीतीश कुमार के पलटी मारने की? नीतीश कुमार लड़ रहे हैं राजीव जी 101 सीट पे, तेजस्वी यादव अकेले लड़ रहे हैं 143 सीट पे। तो अगर देखा जाएगा स्ट्राइक रेट की भी अगर बात होगी, मान लीजिए अगर दोनों ही बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, तेजस्वी भी अच्छा लड़ रहे हैं और नीतीश भी अच्छा लड़ रहे हैं, तो अकेले सरकार बनाने के दम पे तो तेजस्वी जीत के आ ही जाएंगे। फिर अगर पिछली बार जैसा भी स्ट्राइक रेट रहता है तो अकेले तेजस्वी सरकार बनाने की स्थिति में होंगे, तो काहे नीतीश की आवश्यकता पड़ेगी? और राजीव जी अगर इतने ही बुरे दिन आ जाएंगे, नीतीश की आवश्यकता पड़ेगी, तो फिर नीतीश की आवश्यकता फिर भारतीय जनता पार्टी को नहीं रह जाएगी फिर। तो ये है। दूसरी बात राजीव जी, नीतीश के बारे में जो बार बार चर्चा करती है हमारे सामने लोग करते हैं, उन्होंने बीजेपी को नहीं पनपने दिया, बीजेपी को नहीं पनपने दिया, बीजेपी को पनपने नहीं दिया। नीतीश ने बीजेपी के लिए वही काम किया जो ममता बनर्जी ने बंगाल में किया। बीजेपी को खाद पानी देकर जिंदा रखा है नीतीश ने।
2004 में शाइनिंग इंडिया की हवा निकल चुकी थी और 2005 से नीतीश जी लगातार सरकार चला रहे हैं बीजेपी के साथ में। तो नीतीश जी ने बीजेपी को लगातार बिहार में जिंदा रखा है, ये नहीं कि बीजेपी को रोक दिया है। बीजेपी आज बिहार में अगर कुछ कर रही है तो नीतीश के दम की वजह से कर रही है, वरना बिहार में बीजेपी की स्थिति नहीं होती कुछ भी। तो नीतीश जो है वो जिस पाप के अपराधी हैं, उस पाप की सजा मिलने का समय आया है राजीव जी। तो नीतीश को उस पाप की सजा मिलेगी। 20 साल तक उन्होंने बिहार में बीजेपी को अपने कंधे पर बैठाकर जो ढोया है, बेताल जो है उसको लेकर जो कंधे पर लेकर घूमे हैं नीतीश जी, तो उसकी सजा मिलने का समय अब आया है। अब वो चिराग पासवान की सीटों पर अगर तीर ही लालटेन है, लालटेन ही तीर है, तो वो लालटेन के समर्थन में नहीं है, कुछ कोई प्यार जाग गया भतीजे के लिए वो नहीं है। चूंकि चिराग पासवान ने पिछली बार उनको नुकसान पहुंचाया था, तो इस बार चिराग पासवान को नुकसान पहुंचाना है, तो अपने हिसाब किताब चुकता करने हैं। तो उस हिसाब किताब की वजह से है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि नीतीश के जो 20 साल के पाप हैं, उन 20 साल के पापों की सजा मिलने का समय आया है। आप बीजेपी के साथ रहेंगे और ये कहेंगे आपने बीजेपी को आने नहीं दिया और वक्फ बिल को आप पास करवा देंगे, और फिर आप कहेंगे कि आप बीजेपी को रोक लेंगे। तो किस आधार पर भैया आप बीजेपी को रोक लेंगे? कल को फिर आप जो है यूसीसी भी पास करवाएंगे बीजेपी के साथ खड़े होकर, 3 तलाक और इस तरीके के कानून भी फिर आप पास करवाएंगे। तो ये सब आपकी वजह से हो रहा है ना, आपके समर्थन की वजह से हो रहा है। तो बीजेपी अगर अपना एजेंडा आज राजीव जी लागू कर रही है, तो किसके कंधे पे चढ़ कर कर रही है? नीतीश और चंद्रबाबू नायडू के कंधे पे चढ़ के कर रही है, वरना मोदी जी तो 240 पे अटके हुए हैं। तो नीतीश के जो पाप हैं, नीतीश के पापों की सजा मिलने का समय आया है। मुझे लगता है कि हम लोगों के मन में जो थोड़ा सा रहता है कि नीतीश जी समाजवादी रहे हैं समाजवादी, ठीक है, लेकिन सारे समाजवादियों के साथ क्या किया? मोदी जी का ही भाषण राजीव जी अगर याद कर लीजिए कि इन्होंने क्या किया था। समाजवादी ही थे जॉर्ज फर्नांडिस, उनके साथ क्या किया? दिग्विजय सिंह थे बांका वाले, उनके साथ क्या किया? शरद यादव के साथ क्या किया? तो सारे समाजवादियों के साथ तो जो नीतीश जी सब कुछ कर चुके हैं। कौन सा ऐसा थान है, हमारे यहाँ कहावत है कि कौन सा ऐसा थान है जिस पर जाकर जो टांग नहीं उठाई हो नीतीश जी ने। तो कौन सा ऐसा समाजवादी है जिसकी पीठ में जो है नीतीश जी ने, अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, वो मोदी जी कर चुके कि वो ना किया हो। तो इसलिए अब नीतीश जी के पापों की सजा मिलने का असली समय आ रहा है। अब वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की वजह से मिले, और चाहे नीतीश दिलाए, चाहे बिहार की जनता दिलाए, लेकिन ये समय अब आने वाला है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल, जरा जब चर्चा हो रही है तो आज तेजस्वी यादव की एक बाइट सुनाना बहुत ज़रूरी है। 30 साल 20 साल पुरानी बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी, और जब वो भाषण दे रहे थे, अभी आपने जिक्र किया भी अमलिंदु जी, और मोकामा में गोलियां चल रही थी, हत्या हो गई। एक कार्यकर्ता, जनसुराज का कार्यकर्ता है दुलार चंद यादव, उसकी गोली मारकर हत्या हो गई। जरा सुन लेते हैं तेजस्वी यादव को, सुनिए। समझने की जरूरत है, चुनाव में हिंसा की कोई जरूरत नहीं है, या कभी भी किसी चीज का हम लोग हिंसा के पक्षधर नहीं रहे। लेकिन अभी आचार संहिता चल रही है, आचार संहिता है, चुनाव का समय है, फिर भी चुनाव के दौरान कैसे कुछ लोग जो है बंदूक गोली लेकर के घूम रहे, बंदूक गोली लेकर के कैसे ये लोग घूम रहे कुछ लोग। और आप देखिएगा प्रधानमंत्री जी 30 साल पुरानी बातें करते हैं, 30 मिनट पहले क्या हुआ। आज एक एएसआई की सिवान में गला रेत करके मार दिया गया, और दुलार चंद यादव जी की हत्या मोकामा में कर दी गई। तो ये क्या है? किस प्रकार के, किस प्रकृति के लोग जो है बिहार को कब्जा किए हुए हैं, अब समझ में आ रहा है लोगों को। प्रधानमंत्री को आंख खोल करके ये चीजें देखनी चाहिए कि लोगों के बौखलाहट, हार का जो बौखलाहट है अब सबके सामने आ गया। कौन लोग हैं जो पैरोल पर इन लोगों को बाहर किया? कौन लोग हैं जिन अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे, और चुनाव में बंदूक लेकर के आचार संहिता में घूम रहे हैं? तो ये कौन सा राज कहा जाए? ये लोग हार के बौखलाहट से डरे हुए हैं। बिहार की जनता जो है करारा जवाब इन लोगों को देगी,
और किन किन प्रकृति के लोगों ने बिहार पर कब्जा रखा है। कभी 200 राउंड गोलियां चलाते हैं, कुछ नहीं होता। कभी चुनाव के दौरान हत्या हो जाती है, कुछ नहीं होता। आप समझ जाइए कि शासन प्रशासन में जितने लोग बैठे हैं केवल अपराधी को संरक्षण देने के लिए बैठे हैं और अपने कुर्सी को बचाने के लिए लोगों को अपराधी को संरक्षण दे रहे हैं, केवल कुर्सी बचाने के लिए। सरकारी है और तो सुन रहे थे आप यहाँ पे तेजस्वी यादव जो बात कह रहे हैं। और आज का प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, कहा जाता है ना, यही है यहाँ पे। क्योंकि आज की घटना और उस घटना का जिक्र यहाँ कर रहे हैं कि आप 30 साल पहले की बात कर रहे हैं, आज की बात करो। और इस चुनाव आचार संहिता का पालन करना चाहिए, न कि आप बंदूक लेकर, रिवॉल्वर लेकर या कट्टे लेकर आप घूमिए। खैर, लेकिन फराज शाकिब जी, ये जंगल राज और बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री लाने की कोशिश कर रहे हैं, नैरेटिव सेट करने की कोशिश में क्या भाजपा यहां रास्ते से भटक गई है? देखिए, आज जो मोकामा में घटना हुई है, जो जनसुराज का प्रत्याशी है पीयूष प्रियदर्शी, उसने बाकायदा वीडियो जारी करके अनंत सिंह के ऊपर आरोप लगाया है। और सामने अभी अनंत सिंह के ही लोग थे, काफिला अनंत सिंह के लोगों से ही भिड़ा था। पीयूष प्रियदर्शी भी वोट मांग रहे थे और अनंत सिंह भी वहां पर पहुंचे थे। सूरजभान का तो वहां दूर दूर तक कोई लेना देना भी नहीं था। लेकिन अनंत सिंह कह रहे हैं कि सूरजभान करवाया ये सब। सूरजभान आरजेडी के, उनकी पत्नी जो बीना देवी है वो आरजेडी की प्रत्याशी है। और बहुत मुमकिन है कि रात तक कोई बयान जीतन राम मांझी का भी आ जाए कि ये सूरजभान जी के जो लोग हैं वो लोग करवा रहे हैं। क्योंकि जीतन राम मांझी को इन्होंने नीतीश और माफ कीजिएगा लालू जी और तेजस्वी जी के खिलाफ में लठेठी करने के लिए रखा हुआ है। जीतन राम मांझी जी कहते हैं कि हमको मुख्यमंत्री पद से लालू हटवाया। मतलब भाई, लालू जी का क्या लेना देना है? तुम सत्ता में हो, नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनने की फिर से इच्छा हुई, फिर से तुमको हटा के खुद बने, लालू जी क्या करेंगे? और आपको जब लालू जी को मुख्यमंत्री पद से हटाना पड़ता है, लालू, आपकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत लालू जी के साथ हुई है। ये सब जो अगर लालू जी कहते हैं कि ये जितना एनडीए है सब उनके चेले और उनके शिष्य हैं, इसमें कहीं कोई गलत थोड़ी है। सम्राट चौधरी कहां से निकले हैं, अशोक चौधरी कहां से निकले हैं, पता कर लीजिए, शकुनी चौधरी कहां से निकले हैं। सबका इतिहास तो राजद से ही जुड़ा रहा है। कोई इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी तो है नहीं इनकी अपनी कि हाँ भाई इन्होंने शुरुआत की। संघ के लोग तो इक्का दुक्का लोग हैं भाजपा में आज के डेट में। गिरिराज सिंह आरएसएस की शाखा से निकले, अश्वनी चौबे निकले, सुशील मोदी जी निकले थे, नंदकिशोर यादव निकले, यही लोग संघ की शाखा से निकले। बाकी तो जो भी लोग हैं सब तो आयातित हैं। जंगल राज की बात जहां तक है, आप देखिएगा कि ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाएगी कि ये सूरजभान सिंह ने किया। इसका पूरा आरोप सूरजभान सिंह को मरने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि सूरजभान सिंह की पत्नी आरजेडी की प्रत्याशी है। जबकि सूरजभान सिंह का कोई भी आदमी वहां उस जगह पर दूर दूर तक नहीं था जहां ये गोलीबारी हुई है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जब कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है तो आप हथियार लेके कैसे घूम रहे हैं? यहाँ तक कि लाइसेंसी हथियार भी जमा करने का आदेश होता है। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान भी रोहिणी आचार्य जब सारण की सीट से चुनाव लड़ रही थी, वहां भी भाजपा के कार्यकर्ता ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से जो है गोलीबारी की थी इलेक्शन के दिन, और उसने कहा था कि हम सेल्फ डिफेंस में गोली चला रहे हैं। तो सवाल ये उठे थे कि जब मान लीजिए कि तुम्हारे पास लाइसेंसी ही हथियार है, तब भी चुनाव के दिन तुम्हारे पास कैसे था? उसको तो जमा होना चाहिए था कलेक्ट्रेट में, लेकिन वो तुम्हारे पास था। तो सवाल तो है, अब आज इन्होंने लाइसेंसी हथियार से चलाया कि लीगल हथियार से चलाया, ये तो जांच का विषय है। लेकिन पुलिस का क्या बयान आया है अभी तक इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है। मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मैं आपसे कह रहा था कि एक बार जरा सा नीतीश जी का सोशल मीडिया हैंडल चेक कर लीजिएगा। ये जो संजय झा जी ने ट्वीट किया है, नीतीश जी ने भी किया है कि नहीं किया है? क्योंकि जितने भी टिकट बंटवारे से लेके सब कुछ से लेके सीट शेयरिंग से लेके सबकी बातें सब लोग करते रहे कॉपी पेस्ट कर करके, लेकिन नीतीश जी के सोशल मीडिया हैंडल पर आपको वैसी कोई पोस्ट नहीं दिखेगी कि टिकट बंटवारा सौहार्दपूर्ण वातावरण में हो गया है, सब बात चल रही है, चिराग पासवान भी कर रहे हैं, कुछ जी नहीं किया है 2 घंटे पहले तक का है, लेकिन नीतीश बाबू ने नहीं किया, उनके ट्विटर हैंडल पे नहीं है। हाँ, फेसबुक पे भी नहीं है उनके, नहीं है। तो ये आप समझिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश जी हैं, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी भी नीतीश जी हैं, संजय झा तो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद है और पटना में मौजूद है, फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं घोषणा कर रहे हैं जदयू के? तो ये बड़ा सवाल है, लेकिन मीडिया इस पर सवाल नहीं उठाएगा।
अब आ जाते हैं नीतीश जी के उस समाजवाद पर। मैं जो बातें कहना चाहता था सारी बातें अमरिंदर भैया ने कह दी हैं। दिग्विजय सिंह को इन्होंने क्या किया, जॉर्ज फर्नांडिस साहब के जी, साथ समय कम है, थोड़ा जल्दी, दो मिनट बस जी। लेकिन फिर भी आप जब कह रहे थे कि नीतीश जी की जरूरत नहीं पड़ेगी महागठबंधन को सरकार बनाने के लिए, अगर मान लीजिए 122 का मैजिक फिगर महागठबंधन के पास आ जाता है, कांग्रेस लेफ्ट, आरपी गुप्ता, मुकेश सैनी और आरजेडी सब मिला करके, तो फिर नीतीश जी को वो क्यों लेंगे? उसकी एक बड़ी बुनियादी वजह यह है कि लालू जी चाहते हैं कि बिहार की राजनीति नीतीश जी और उनके बीच ही चलती रहे। भाजपा ने एक बार अपना स्पेस बना लिया तो वो हार्डकोर हिंदुत्व का स्पेस बन जाएगा, और फिर वहां पर ये जो कथित समाजवाद की राजनीति होती है, नाम की ही सही, उसका स्कोप बिहार में खत्म हो जाएगा। और अखिलेश जी जो कह रहे हैं कि सरकार बनाने में हम सहयोग करेंगे, दरअसल उनका इशारा यही है कि हम समाजवादी धारे को इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे। और खत्म हो जाएगी फर्राज जी, पार्टी खत्म हो जाएगी नीतीश बाबू की। आप कहां, लालू जी कहां? लालू जी क्या बिल्कुल मैं चाहेंगे? कह रहा हूं आपको, पार्टी खत्म हो जाएगी तो एक अलग मामला है, पार्टी खत्म हो जाएगी तो एक अलग मामला है। लेकिन अगर अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम सरकार बनवाने में सहयोग करेंगे, कल ही तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जेडीयू दो भाग में बंट चुका है, एक समता पार्टी जेडीयू, एक बीजेपी जेडीयू, बिल्कुल, या बीजेपी जेडीयू की तरफ ही नीतीश बाबू हैं। तो इसी बीजेपी जेडीयू की तरफ वो पार्टी टूट सकती है। पार्टी टूटने की स्थिति में क्या पता फिर से मनीष वर्मा या निशांत आकर के उसको संभाल लें। निशांत के लाने की चर्चा तो देखेंगे उस पे, लेकिन ग्राउंड पे क्या हो रहा है वो तो बाद की बात है। ग्राउंड पे क्या हो रहा है इसकी चर्चा जरूरी है, समय बहुत कम है, 10 मिनट का समय है और आप तमाम साथियों के पास जाना है। बारिश अभी भी यहाँ पे हो रही है जी, बारिश खूब हो रही है, और जब मैं यहाँ बैठा हूँ बाहर बारिश हो रही है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 15 दिन का समय ऐसे बीता, त्योहारों में दीपावली का पर्व, उसके बाद छठ महापर्व, उसके बाद एक रफ्तार जो पकड़ना चाहिए था चुनाव प्रचार का, उस रफ्तार में अभी मोन्था जो चक्रवात है उसके कारण ये चक्रवात का असर है। 3 दिनों तक बारिश होगी बिहार में। अभी ये रविवार को समाप्त होगा, कल है, अभी कल से शुरुआत हुई है, परसों तक है, सैटरडे तक बारिश होगी। उसके बाद फिर सामान्य स्थिति आएगी। तब तक पहले फेज के चुनाव जो है वो सामने आ जाएगा, क्योंकि 4 तारीख फर्स्ट फेज के लिए आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। जल्दी से आना चाहता हूं पहले प्रशांत जी आपके पास, फिर प्रफुल्ल जी आपके पास आता हूं। प्रशांत जी, बहुत सारी चर्चा हम लोग कर लिए, लेकिन धरातल पे जो कुछ चल रहा है उसकी चर्चा एक बार और। नीतीश बाबू कहां रहेंगे कहां नहीं वो तो बाद की बात है, और उस पर हम लोग और चर्चा करेंगे। लेकिन ओवरऑल आज की तारीख में अगर आपसे पूछूं कि ये चुनाव, कई बार मैं पूछता हूं ये सवाल और आगे भी पूछता रहूंगा, आज की तारीख में चुनाव किधर दिखाई दे रहा है आपको और क्यों? मैंने कहा कि हाफ टाइम में एक गोल से आगे है महागठबंधन, परसेप्शन के मामले पे, विमर्श के मामले पे, नैरेटिव के मामले पे, और गठबंधन के मामले में, मैनिफेस्टो के मामले में, नेता कौन होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इन सब पे अभी वो हाफ टाइम पे एक गोल से आगे है। अफसोस की बात यह है कि ये पूरा गोदी मीडिया, चुनाव आयोग, ब्यूरोक्रेट्स, कॉरपोरेट, ये सब मिल के भी मोदी जी की मदद नहीं कर पा रहे। अच्छा, मोदी जी की मदद सिर्फ एक ही वजह से हो सकती है, जिसको अब विपक्षी पार्टियों ने पकड़ लिया है, वो हिंदू मुसलमान के एजेंडा पे आना चाहते हैं। उस पैठिए की बात कर रहे हैं, वो चल नहीं रहे। बिहार में इस वक्त देखिए, फराज साकिब साहब वहाँ बैठे हुए हैं, हम अभी होके आए। बिहार में इस वक्त सबसे बड़ा कोई मुद्दा अगर है तो पलायन का मुद्दा है, और रोजगार की वजह से पलायन का मुद्दा है। और पलायन की बात आज मोदी जी भी कर रहे थे, उनको आना पड़ा इस पलायन वाले मुद्दे पर। अब उसमें कुछ फैक्ट बता दिए जाए, जो बहुत बातें होती हैं। देखिए, पलायन का अगर हम दशक अगर उसका अध्ययन करें तो 1991 से 2001 के दशक में बिहार से पलायन हुआ 11 लाख से ऊपर लोगों का, यानी 11.35 लाख लोगों का, 11,35,000 लोगों का माइग्रेशन हुआ
जिसमें युवा काफी थे, 20 से 29 साल के, और ये पलायन मुख्य तौर पे रोजगार के लिए हुआ युवाओं का। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बनते हैं तो ये फिगर हो गई दुगनी। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री काल के दशक में ये फिगर पहुंच गई 27 लाख, और अब जो है लगभग 1 करोड़ लोग बिहार के जो हैं वो बाहर हैं। तो पलायन बड़ी विफलता है कि वहाँ पे आप इकोनॉमिक रिवाइवल बिहार में नहीं कर पाए, इंडस्ट्री नहीं आई, रोजगार नहीं पैदा हुआ, शिक्षा नहीं आई, स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं आई। पलायन तमाम कारणों से होता है, स्वास्थ्य की वजह से भी होता है, शिक्षा की वजह से भी होता है, और पलायन रोजगार की वजह से होता है। तो आप देखिएगा कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में पलायन बेतहाशा बढ़ा है। तो जिसको कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और कांग्रेस की सरकारों के दशक में वो पलायन महज 11 लाख था, जबकि उनके समय का बजट लालू प्रसाद यादव जी के बजट के समय का बजट जो है वो केवल 25,000 करोड़ रुपए का था। आज वो 3.25 लाख करोड़ का बजट है बिहार का जी। तो ये जो आपका सवाल था कि पहला कौन, तो पहला गोल तो देखिए लोगों ने मार दिया है। अब उस पर आप लीपापोती करते रहे, IT सर को लगाते रहे, उसका कोई मतलब नहीं है कि चाय बनाई थी, जलेबी बनाया था, इमरती बनाया था, उसका कोई मतलब नहीं है। दूसरा कि जो नीतीश कुमार की बात हो रही है, देखिए नीतीश कुमार पे चर्चा हम लोगों को काफी करनी चाहिए। नीतीश कुमार ने जो पलटी मारी थी और वो जो है महागठबंधन की सरकार बन गई थी, वहां पे वो पलटी अगर वो 24 घंटे की देर करते तो उनकी पार्टी टूट जाती। वो पूरा ऑपरेशन लोटस उनकी पार्टी के खिलाफ हो चुका था। मजबूरी में गए थे, अपनी पार्टी को बचाने के लिए गए थे। कौन तोड़ रहा था उनकी पार्टी? वही लोग जिनके साथ वो हैं। तो उनकी पार्टी के अस्तित्व को अभी भी खतरा है, और उनकी पार्टी के अस्तित्व को खतरा आरजेडी कांग्रेस से नहीं है। उनकी पार्टी को अस्तित्व का खतरा उन्हीं से है जिनके साथ वो चुनाव लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल। प्रफुल्ल जी, आप कैसे देखते हैं इसको? बढ़त तो हो ही गई है, महागठबंधन बढ़त पर है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। मुझे लगता है कि चुनाव का मूड धीरे धीरे सेटल हो रहा है। अभी 1-2 अपवाद आएंगे तो होंगे, लेकिन जनता का मन बन चुका है कि हमें वोट क्या करना है, और वोट परिवर्तन के लिए है। नीतीश कुमार जी के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो सिर्फ इसलिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है। हमारा क्या सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है, लेकिन एक बात जरूर है कि नीतीश कुमार जी की राजनीति जो है, उस छोटी जो कम संख्यक जातियां जो है, जो मैं फिर याद दिलाता हूँ कि कारण ढूंढिए कि MY के दबाव से जो कम संख्यक जातियां थी और उसको निकालने में नीतीश कुमार जी कामयाब रहे थे। और फिर जो उनको कुछ वोट की कमी होती थी, उस वोट की कमी वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से कर लिया करते थे, क्योंकि कांग्रेस के साथ तो हो नहीं सकते थे और कांग्रेस से वह वोट उनको मिल नहीं सकता था। तो अभी ये देख लिया गया है कि कांग्रेस की राजनीति से अलग होकर के कांग्रेस को चुनौती देते हुए जो राजनीति सामाजिक न्याय का सपना देख रही थी, अब उनकी समझ में ये आ रहा है कि कांग्रेस को साथ लेकर के ही हम सामाजिक न्याय को हासिल कर सकते हैं। इसलिए एक नई राजनीतिक अंगड़ाई हो रही है, और इसीलिए राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, सीधे नीतीश पर नहीं कुछ कह रहे हैं। सवाल नीतीश जी का नहीं है, उनकी तो मियाद पूरी हो चुकी है। सवाल है कि उनके जो समर्थक हैं, उनके जो मतदाता, उनकी जो राजनीतिक धारा है, वह कहीं ना कहीं जाकर के मिलेगी। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में वह उधर जाएंगे, और चुनाव में बढ़त तो महागठबंधन की है ही सर। जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन बढ़त उधर है। मुख्यमंत्री वो भतीजे को ही बनवाएंगे। पंकज जी, मुझे लगता है कि आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों एक चीज पर सहमत हैं कि जदयू की सीटें घटनी चाहिए। दोनों चाहते हैं कि नीतीश कुमार भी का विधायक कम आए और उनका संगठन कमजोर हो, क्योंकि दोनों तरफ
जो इमरजेंसी में कौन कहाँ टूट के जाएगा, उसमें आरजेडी पे ही सबसे ज्यादा जेडीयू पे सबसे ज्यादा दारोमदार है इस चीज को लेकर। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत जल्दी होगी ये कहना कि महागठबंधन ने कुछ बढ़त बना ली है, क्योंकि वो बहुत बुरी चीज तो है, लेकिन वो जगीरा वाला जो डायलॉग था ना कि लड़ने की ताकत तो ले आओगे लेकिन वो डैश डैश कहां से लाओगे, क्योंकि अभी आप जो साइलेंट फैक्टर जो है ज्ञानेश बाबू का जी, वो मैं उससे अभी इससे सहमत नहीं हूं कि एसआईआर की असफलता के बाद में ज्ञानेश जी कुछ चुप बैठे। जी राजू जी 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 अमलेंदु जी, क्लोजिंग कैसे देखते हैं आप? आ रही आवाज अमलेंदु जी? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, आ रही है, जी हाँ। जी अभी फर्रा कुछ कह रहे हैं असल में। फर्रा जी कुछ जो मैं ये कह रहा था कि देखिए वो जो कथित जंगल राज है, आज आप देखेंगे और लोग चर्चा भी करते हैं कि बिहार से आईएएस आईपीएस बहुत निकलते हैं। जो आज जो देश के अलग अलग राज्यों में आपको बिहार कैडर के आईएएस आईपीएस मिलेंगे, वो उसी दौर के हैं जिनको ये लोग जंगल राज कहते हैं। पिछले 20 सालों में कोई बहुत ज्यादा आईएएस आईपीएस बिहार से पैदा होकर कहीं दूसरे स्टेट में जाके काम नहीं कर रहे हैं। वो उसी दौर के आईएएस आईपीएस हैं, लालू राज के दौर के ही या फिर उससे पहले के, जो सीनियर अभी बिहार कैडर के आईएएस आईपीएस माने जाते हैं और देश के अलग अलग राज्यों में वो ब्यूरोक्रेसी में है। मैं ये बोलना चाह रहा था। जी जी अमलेंदु जी जल्दी। हाँ बिल्कुल राजीव जी, ये फर्रा जो कह रहे हैं वो भी बात अपनी जगह मायने रखती है कि आखिर क्या कारण है कि नीतीश जी के 20 साल में बिहार से आईएएस बनने की संख्या कम हो गई है। तो ये भी एक उपलब्धि नीतीश कुमार के खाते में फिर होनी चाहिए। अगर बहुत सारी उपलब्धियां हैं तो ये भी एक उपलब्धि के तौर पे देखा जा सकता है। कुल मिला के राजीव जी, अब सरकार किसी के बने, कोई जीते कोई हारे, हम लोग जो विश्लेषण कर रहे हैं, जो चर्चा कर रहे हैं, वो हम लोग की चर्चा सिर्फ ये है कि मुद्दे कौन से हैं जिन पर चुनाव हो रहा है और जिन पर चुनाव होना चाहिए और चुनाव में मुद्दे होने चाहिए। उन मुद्दों की अगर बात की जाए तो उन मुद्दों के आधार पर महागठबंधन बहुत आगे दिखाई पड़ता है। बाकी जीत हार जनता तय करेगी, जो 14 नवंबर को मालूम पड़ेगा। बिल्कुल, विश्लेषण करना हमारा काम है और जो धरातल पे हम लोग देखते हैं वो वही हम लोग आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं दोस्तों। और धरातल पर दिखाई ये दे रहा है कि महागठबंधन मजबूत है, लेकिन उसके साथ साथ चुनाव आयोग ज्ञानेश बाबू की बात भी हो ही रही है। तो ज्ञानेश कुमार से लेकर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बहुत सारे फैक्टर हैं, उन फैक्टर्स को भी देखना होगा। और जो कुछ ग्राउंड जीरो पे हैं, फर्रा शाकिब जी बता ही रहे हैं, आप तक पहुंचा ही रहे हैं। बिहार का चुनाव मजेदार है, ये तय मानिए। राहुल गांधी के पहुंचने के बाद नरेंद्र